हाय दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, फिर भी उसमें ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड हो जाता है। ट्रांसफार्मर को अगर हम डीसी सप्लाई दें तो उसकी बाइंडिंग क्यों बर्न हो जाती है। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसका आउटपुट साइड की बाइंडिंग का चौड़ाई कम क्यों होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम क्यों होती है। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, ईडी करंट लॉस क्या होती है, ईडी करंट लॉस से कैसे हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस से कैसे हम बचते हैं। ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, वोल्टेज उसकी हाई है आउटपुट की, तो करंट लो क्यों हो जाती है। ये सारी फिनोमेना, सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले वीडियो में मैंने दे दिया है दोस्तों। अगर इन सब बातों को ठीक से जाननी हो तो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लीजिए। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है पिछला। आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी स्टडी करेंगे। आपको हम बताएंगे कि कौन से जो आपके आसपास जो ट्रांसफार्मर, बड़े ट्रांसफार्मर आपके घर के आसपास जो दिखते हैं वो कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, और जो छोटे छोटे डिवाइसेस में दिखते हैं जैसे चार्जर में दिखते हैं, अदर डिवाइसेस में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर दिखते हैं, वो कौन से टाइप के होते हैं। आज इन सब बारों में डिस्कस करेंगे। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, क्या चीज़ें एक में होती हैं दूसरे में नहीं, दूसरे में होती हैं तो पहले में नहीं। इन सारी बातों को हम डिटेल स्टडी करेंगे। यह ना केवल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है दोस्तों। तो आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और हमारे बातों को बस ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आप पहले अपने मन को, मस्तिष्क को एकाग्र करके सुनिए। अगर केवल आप सुन भी लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ विथ रीज़न आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि जहाँ हमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत है वहाँ हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर ही बनाते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर का निर्माण केवल छोटे वोल्टेज, कम वोल्टेज और छोटे ट्रांसफार्मरों में हम करते हैं, लेकिन हमें हाई वोल्टेज के लिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर ही बनाए जाते हैं। तो ये आपके सामने जो फिगर आप ये दिख रहा है, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया है कि सीआरजीओ मटेरियल का बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। सारी बातें हमने पिछले क्लास में आपको मैंने बता दिया था। इसके प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी आपका सोर्स से कनेक्ट होती है, सेकेंडरी लोड से कनेक्ट होती है। इसके बारे में संपूर्ण डिस्कशन मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में कर दिया है। यहाँ मैं बताऊँगा इंटरलीविंग ऑफ बाइंडिंग क्या होती है, इसमें कौन सी बाइंडिंग यूज होती है, यहाँ पे इन बातों को समझिएगा। देखिए, इसमें कॉन्सेंट्रिक या सिलिंड्रिकल बाइंडिंग यूज होती है। सिलिंड्रिकल का मतलब जो बाइंडिंग का आकार सिलेंडर की तरह दिखे, उसी को बोलते हैं सिलिंड्रिकल बाइंडिंग। इसको हम कॉन्सेंट्रिक क्यों कहते हैं कि लगभग इनका सेंटर एक ही होता है, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रिक करने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो बाइंडिंग होती है आपको दिखने के लिए है कि भाई प्राइमरी इधर है और सेकेंडरी इधर है, मतलब लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर बाइंडिंग की इंटरलीविंग होती है। ये इंटरलीविंग शब्द जो मैं यूज कर रहा हूँ ये क्या है, हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग लोड साइड ओर रहेगी और लो वोल्टेज वाइंडिंग किधर रहेगी, प्राइमरी साइड ओर रहेगी। तो इस तरह से हम नहीं रखते हैं। ऐसा हम क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर का ये जो फ्लक्स है ऐसे कोर से होते हुए सेकेंडरी से लिंक करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गैप ज़्यादा होने से यहाँ भी फ्लक्स लीकेज करेगा, यहाँ भी फ्लक्स लीकेज करेगा, यहाँ भी फ्लक्स लीकेज करेगा, यानी कि अननेसेसरी फ्लक्स एयर में फ्लो हो जाएगा, जो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो हम करते क्या हैं, अनावश्यक फ्लक्स इसमें आ जाएगा, हमारे लिए नुकसानदायक है। इसीलिए हम करते क्या हैं, लो वोल्टेज बाइंडिंग को हम नीचे करते हैं और इसके ऊपर हाई वोल्टेज बाइंडिंग लगा देते हैं। लो वोल्टेज में इधर भी लो वोल्टेज बाइंडिंग नीचे करेंगे और इसके ऊपर हाई वोल्टेज बाइंडिंग लगा देंगे। इसीलिए इसको कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग कह रहे हैं कि दोनों का जो सेंटर होगा वो एक ही होगा, ठीक है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या है कि लो वोल्टेज बाइंडिंग का जो फ्लक्स होगा आसानी से हाई वोल्टेज बाइंडिंग से लिंक कर जाएगा। इस एयर में न जाने की वजह से लीकेज फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं इंटरलीविंग ऑफ बाइंडिंग। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि लीकेज फ्लक्स कम हो जाता है। और ऐसा हम क्यों करते हैं कि लो वोल्टेज बाइंडिंग को नीचे और हाई वोल्टेज बाइंडिंग को ही हम ऊपर क्यों करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, लो वोल्टेज बाइंडिंग नीचे इसीलिए होती है कि हमें इसके लिए कोर और बाइंडिंग के बीच में कम इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोर है, इसके ऊपर बाइंडिंग लपेट रहे हैं, तो इस बाइंडिंग और इस कोर के बीच में कम इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन का मतलब विद्युत रोधन, मतलब विद्युत बर्निश से जो लेप इस पर लेपित करते हैं वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भाई वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा हमें इंसुलेशन उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। देखते हैं ना, छोटा सा केबल होता है तो कितना पतला उस पर कवर लगा होता है, मोटा केबल होगा तो और मोटा कवर लगा होगा। यानी कि वोल्टेज का लेवल जब बढ़ेगा तो इंसुलेशन लेवल भी बढ़ेगा। अगर ना बढ़े तो जल्दी से पंचर हो जाएगा, उसमें भी करंट फ्लो हो जाएगी। इसीलिए जो ऊपर से विद्युत रोधन होता है, इंसुलेशन होता है, वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग होता है। तो लो वोल्टेज होने से कोर और वाइंडिंग के बीच में हमें कम ही इंसुलेशन लगाना पड़ेगा, उसकी हमारी बचत होगी। और हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऊपर है तो उसमें ऊपर हमें इंसुलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इसीलिए लो वोल्टेज बाइंडिंग नीचे होती है, हाई वोल्टेज बाइंडिंग ऊपर होती है। इसीलिए इसको कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरलीविंग ऑफ बाइंडिंग। मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग का नीचे होना, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का ऊपर होना, दोनों साइड में ऐसा होता है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से इंटरलीविंग आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जो एसएससी जे में पूछा हुआ है। देखिए, कह रहा है कि व्हाट आर द पर्पज ऑफ इंटरलीविंग द वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग को इंटरलीव करने का उद्देश्य क्या है? तो एकमात्र उद्देश्य है, इससे लीकेज फ्लक्स आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों कम हो जाता है, रीजन। देखिए, रीजन जब समझेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमेशा आपको याद हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने कोर टाइप ट्रांसफार्मर को अच्छे तरीके से भली भांति ढंग से आपने देख लिया। नाउ वी आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेल टाइप ट्रांसफार्मर। देखिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर यही है जो हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज होता है। जैसे 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, 132 kV, इसमें यही ट्रांसफार्मर यूज होता है, कोर टाइप ही यूज होता है। ये देख रहे हैं ना, ये कोर, इसको पूरा हम टंकी के अंदर जो आपका आयल होता है, इस आयल के अंदर इसको पूरे कोर को डुबा देते हैं। इससे हमारे हीट लॉस नहीं, हीट जो भी इसमें हीट जनरेट होती है, ये आयल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने पत्तियों के थ्रू एयर के संपर्क में जा कर के एयर को दे देता है। और बहुत सारे कूलिंग के मेथड होते हैं। तो आयल कूलिंग में क्या करते हैं, इस कोर को टंकी के अंदर आयल में ही डुबा देते हैं। ठीक है, तो हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में इसी का इस्तेमाल होता है। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर। देखिए, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में 3 लिम्ब होते हैं, 1 2 3। इसमें 2 सर्किट होती है, आप देख सकते हैं 2 सर्किट होती हैं। इसमें डिस्क बाइंडिंग या सैंडविच बाइंडिंग होती है। मतलब क्या, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, इस तरह की डिस्क होती है। लो वोल्टेज डिस्क, हाई वोल्टेज डिस्क, लो वोल्टेज डिस्क, हाई वोल्टेज डिस्क, एक दूसरे के ऊपर, इसलिए बोलते हैं सैंडविच। जैसे आप सैंडविच खाते हैं तो पार्ट वाइट कटा रहता है ना, सैंडविच कटा रहता है। मतलब ये कई सैंडविच जो है कई तरह से काट के आपके सामने रखा जाता है। उधर से वाइंडिंग इस तरह से कटी हुई डिस्क की तरह लो हाई करके एक दूसरे के ऊपर बीच वाले मिड लिम्ब में इसको पिरो दिया जाता है। ठीक है, इसी में ही दोनों बाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। यहाँ पे देखिए, ये ऊपर आपको प्राइमरी बाइंडिंग दिखाया गया है और यहाँ पे नीचे आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग दिखाई गई है। ठीक है, ये मतलब यहाँ कहने का अभिप्राय है कि दोनों बाइंडिंग जो है एक ही लिम्ब पर होती है। 2 आपके यहाँ मैग्नेटिक सर्किट बनते हैं, 3 इसमें लिम्ब बनते हैं। और एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो स्टैंपिंग होती है, स्टैंपिंग का मतलब होता है पत्ती। ये देखिए, ये जो बना हुआ है आप देख सकते हैं भली भांति ढंग से, ये पत्ती है। कौन सा, ये ई टाइप पत्ती और आई टाइप पत्ती को लेमिनेट करके बनाया गया है। बहुत सारी पत्तियां हैं, एक दूसरे से पंच कर दिया गया है। कौन कौन सी, ई टाइप और आई टाइप पत्तियों को क्या कर दिया गया है, पंच कर दिया गया है। इस तरह से सेल टाइप ट्रांसफार्मर का ये कोर बना हुआ है।
जबकि अभी अभी आपने जो इसका देखा था कोर टाइप में, आप दो उल्टा यल लगा देंगे तब भी ये जो है आपका बन जाएगा, एक यल ऐसे और एक यल ऐसे। ठीक है, इस तरह से एयर टाइप स्टैंपिंग पत्ती का प्रयोग करके पंचिंग करके ये बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने सेल टाइप ट्रांसफार्मर को देखा। ठीक है, ये लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं जनरली, लेकिन लो वोल्टेज एप्लीकेशन में इसका प्रयोग करते हैं। इसमें आपकी दो मैग्नेटिक सर्किट होती है, तीन इसमें लिम्ब होती है, ई और आई स्टैंपिंग से बनाए जाते हैं। एक बात ध्यान देना है कि इसमें लीकेज फ्लक्स बहुत कम होती है, लीकेज कम होने की वजह से इफ़िशियंसी भी क्या होती है, हाई होती है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, फ़ायदे हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। लीकेज फ्लक्स क्यों होती है, क्योंकि मिड वाले लिम्ब में हाई लो वोल्टेज वाइंडिंग आपके एक दूसरे के पास ही होते हैं, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, इसमें लीकेज फ्लक्स बहुत कम होता है। और ये हमारे लिए इसकी इफ़िशियंसी बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंस है कि लीकेज फ्लक्स कम से कम हो। ठीक है, तो ये आप चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे चूँकि हाई वोल्टेज के ऊपर लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज के नीचे वो लो वोल्टेज के नीचे ऊपर हाई वोल्टेज, इस तरह से बाइंडिंग होने की वजह से हाई वोल्टेज टू कोर के बीच में हमें ज़्यादा इंसुलेशन लगाना पड़ता है। हाई वोल्टेज बाइंडिंग हो और कोर हो, इसके बीच हमें ज़्यादा इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज बाइंडिंग के बीच में भी हमें ज़्यादा इंसुलेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए इसमें इंसुलेशन लॉस ज़्यादा होता है, इसमें इंसुलेशन कास्ट जो है ज़्यादा होता है। किस में ज़्यादा होता है इंसुलेशन कास्ट, तो आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन कास्ट ज़्यादा होता है। अभी मैं एक टेबल के द्वारा इन दोनों में डिफरेंस आपको क्रिएट कर दूंगा, दोनों में डिफरेंस मैं दिखा दूंगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर का एक प्रैक्टिकल फिगर आपके सामने है। जनरली इस तरह के फिगर आप देखे होंगे। यही योक है, ये फ्रेम है जो इसको बांधे हुए है, ये बीच वाला ये कोर है, और ये जो किनारे किनारे पे है ये इसका क्या है, फ्रेम है। ठीक है, तो यही है आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर। साइज में भी छोटा होता है और लो वोल्टेज एप्लीकेशन में इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमने फिगर में आपको दिखा दिया है। यहाँ पे इन बातों को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा टेबल लिया है, जिससे ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए इसमें कोर टाइप और सेल टाइप को बहुत अच्छे से समझाया गया है, बाकी सारी चीज़ें समझने योग्य हैं, हमने सारी बातों को लगभग बता दिया है। यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शनल में भी स्क्वायर, जो आपका कोर टाइप होता है उसका जो क्रॉस सेक्शनल है वो लगभग वो स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, स्टेप 3 स्टेप्ड भी हो सकता है। ठीक है, क्रूसीफॉर्म भी हो सकता है। मतलब जनरली स्क्वायर साइज का हम कोर यूज करते हैं, और जबकि इसका जो क्रॉस सेक्शनल होता है सेल टाइप का, ये रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, इसका जो साइज होता है हमेशा रेक्टेंगुलर होता है, आयता अनुसार होता है या वर्गानुसार होता है। इसका इस पीछे रीजन क्या है, जब हम 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो वहाँ समझ जाएंगे किस प्रकार स्टेप्ड कोर से हमारा आयरन लॉस कम होता है, और सर्कुलर इसीलिए बनाया जाता है, आगे आपको क्लियर हो जाएगी। और सेल टाइप आपका रेक्टेंगुलर होता है, ध्यान देना है। कोर टाइप में कॉन्सेंट्रिक या सिलेंड्रिकल बाइंडिंग यूज होता है, मैंने बताया था। एक दूसरे के ऊपर होने से उनका सेंटर सेम हो जाता है, इसीलिए हम उसको कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग कहते हैं। और ये बाइंडिंग एक सिलेंडर की तरह दिखती है, इसीलिए इसको सिलेंड्रिकल बाइंडिंग भी कहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कॉपर रिक्वायर आपका कोर टाइप में ज़्यादा होगा, शेल टाइप में कम होगा। और नेम क्या है इसके, इस बाइंडिंग के नेम मैंने बता ही दिया। सैंडविच या डिस्क बाइंडिंग सेल टाइप में होता है। इंसुलेशन कोर में कम होता है और आपका सेल टाइप में इंसुलेशन ज़्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि बाइंडिंग टू बाइंडिंग हमें इंसुलेशन बढ़ाना पड़ेगा हाई वोल्टेज के कारण, और हाई वोल्टेज के कारण कोर टू बाइंडिंग के बीच भी इंसुलेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोर है, इस पर तार लपेट रहे हैं, तो बाइंडिंग टू बाइंडिंग तो आपस में बचाएंगे ही, बाइंडिंग और कोर के बीच भी इंसुलेशन लगा करके एक दूसरे को बचाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, और इंसुलेशन आपने समझ ही लिया, फ्लक्स आपने बता ही दिया। यहाँ पे वो कंपैरिजन की तरह है, आप इनको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं।
ये देखिए बाइंडिंग इसमें क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन द साइड लिम से, इसने कहा ना प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर भी क्या होते हैं, डाले जा सकते हैं। सेल टाइप में प्राइमरी सेकेंडरी बाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल लिम, मतलब सेल टाइप में क्या है कि प्राइमरी सेकेंड दोनों बाइंडिंग सेंट्रल लिम बीच वाले लिम में क्या होते हैं, स्टेब्लिश होते हैं। ये सारी बातें तो देख कर ही लिखी जा सकती हैं। मैग्नेटिक सर्किट कोर टाइप में सिंगल ओनली वन बनता है और आपका सेल टाइप में आपका दो मैग्नेटिक सर्किट बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने योग्य है। लॉसेस आपका कोर टाइप में ज़्यादा होगा, सेल टाइप में आपका लॉसेस क्या होती, कम होती है। लो वोल्टेज पर डिजाइंड है तो लॉसेस कम ही होंगी। मेंटेनेंस आपका कोर टाइप का क्या है, मेंटेनेंस बढ़िया होता है, इजी होता है, जबकि सेल टाइप का मेंटेनेंस क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इस प्रकार से आप जो है इनसे कोर टाइप और सेल टाइप में आपने डिफरेंस देख लिया कि वास्तव में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर के संबंध में सेल टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में कौन सा कथन गलत है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में कौन सा कथन गलत है, यही बात हमें बतानी है। कोर बाइंडिंग के एक बड़े हिस्से को घेरता है, ठीक है। कोर टाइप में कोर घेरता है बाइंडिंग को, ध्यान देना इस बात को। कोर टाइप में क्या होता है, कोर ही बाइंडिंग को घेरता है, ठीक है। और सेल टाइप में क्या होता है, बाइंडिंग कोर को घेरता है। दोनों बातें ध्यान देने योग्य हैं। यह उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए उपयुक्त तो अच्छी बात है भाई, हाई वोल्टेज के लिए होता ही है, मैंने बताया ही है। बाइंडिंग फॉर्म वाउंड होती है और बेलनाकार प्रकार की होती है। जो बाइंडिंग होती है वो क्या होती है, वार्म फाउंड होती है और बेलना प्रकार की होती है। तो इनके जगह पे आप चौथा ये डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। कॉइल की माध्य लंबाई कम होती है, यहाँ से इससे कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो मीन लेंथ ऑफ कॉइल इज शार्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर के संबंध में सेल टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना करते हैं। फिर हमने इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर दिया, अब विथ रीजन मैंने आंसर दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये आपके सामने है। नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन और उसके पुर्जे, ठीक है। ये हम अभी डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर तब हम आगे चलेंगे। धन्यवाद।